चैप्टर 45 जूही के पास भी क्षमताएं हैं। यश ने अपने चेहरे पर कोई भाव नहीं दिखाया, लेकिन और जानने के लिए उसकी दिलचस्पी जाग गई थी। उसने चीकू से पूछा, अच्छा, तो तुम सूंघ कर बता सकते हो? चीकू ने बड़े ध्यान से सिर हिलाया। उसने पहले यश की ओर अपनी नजर फेरी और फिर उसके हाथ में रखी कैंची की ओर। उसने डर से अपना सिर नीचे झुका लिया और बोला, मेरी नाक बहुत तेज है। मैं सिर्फ सूंघने से बता सकता हूँ कि किसी चीज में जीवन डाल सकते हैं या नहीं। यश ने यह सुनकर चीकू को टोका, देखो, एक ही बात को बार बार मत दोहराओ और सीधे मुद्दे की बात पर आओ। चीकू ने अपना सिर और झुका लिया और बोला, बस, मेरे पास इसके अलावा बताने को कुछ भी नहीं है। यश ने यह सुनकर चीकू से पूछा, तुम्हारा इस बात से क्या मतलब है? चीकू ने जल्दी से सफाई देते हुए कहा, देखो, मैं तो अपनी इस क्षमता के बारे में जानता हूं, इसके अलावा मुझे और कुछ भी नहीं पता। यश के पास कहने के लिए कुछ भी नहीं था। वो एकदम चुप होकर मन में सोचने लगा, हाँ, कोई हैरानी की बात नहीं है कि ये कमीना पूरी बात को ढंग से नहीं बता रहा और बस अपने बहाने बदलता रहता है। असल में तो ये खुद भी अपने बारे में नहीं जानता होगा। यश ने फिर चीकू से पूछा, तो फिर तुम्हें मेरे फोन को सूंघ के ये लगा कि मेरे फोन में जीवन डाला जा सकता है? चीकू ने धीरे से अपना सिर नाम में हिलाते हुए कहा, नहीं। ये नहीं सुनकर यश भौचक्का हो गया। उसे विश्वास नहीं हुआ। उसने चीकू से पूछा, नहीं? अब चीकू ने सिर झुकाते झुकाते उसे पूरा अपने अंदर समा लिया था। उसने डरते हुए बोला, मैं तो असल में तुम्हारे फोन को सिर्फ एक शीशे की तरह इस्तेमाल कर रहा था और मुझे लगा कि मैं तो सच में बड़ा सुंदर हूँ, इसलिए मैं ये सोचकर हंसने लगा। और मुझे याद है, तुम मुझे देखकर मेरा मजाक उड़ाने लगे, इसलिए मुझे गुस्सा आ गया और मैंने तुम्हें थोड़ा बेवकूफ बना दिया। ये सब सुनकर इस बार तो यश को बहुत गुस्सा आया। उसने मन में सोचा, अब की बार तो सच में इस कमीने कुत्ते ने हद ही कर दी है। मैंने इसकी वजह से पूरे अपने 5 रैंडम पॉइंट गवा दिए। चीकू को यश घूरने लगा और फिर गुस्से में पूछा, तो क्या तुमने बिल्कुल भी परवाह नहीं करी कि मैं तुम्हारा क्या हाल करूंगा? मेरे एक नहीं, पूरे 5 रैंडम पॉइंट खराब हुए हैं। मैं तो तुम्हें मार मार कर तुम्हारा भरता बनाने वाला हूं। चीकू ने घबराते हुए धीरे से जवाब दिया, मैं तो बस एक तकिया हूँ, मेरे अंदर भरता बनाने के लिए कुछ भी नहीं है। यह सुनकर यश का गुस्सा और तेज हो गया। उसने जोर से बोला, अरे तुम्हारे अंदर दिमाग है भी या नहीं? क्या तुम्हें बिल्कुल भी डर नहीं है कि मैं तुम्हें काट कर तुम्हारे अंदर की भरी हुई सारी रुई निकाल कर फेंक दूंगा? चीकू ने और डर से भरी आवाज में धीमे से बोला, हाँ, मुझे लगता है तुमसे डर। मैं पिछले काफी दिनों से डर से मरे जा रहा हूँ। फिर यश ने पूछा, तो फिर तुम्हारे अंदर मुझसे झूठ बोलने की हिम्मत कहां से आती है भाई? चीकू ने खुद को बचाने के लिए यश को समझाते हुए कहा, असल में मुझे शुरुआत में ऐसा कुछ भी नहीं लगा था, लेकिन जब तुमने पहला पॉइंट फोन में डाला तो उसके बाद मुझे सच में अवसर के होने की खुशबू आ गई थी। सिर्फ इसी वजह से मैंने पूरी हिम्मत के साथ तुमसे आगे और पॉइंट्स डालने के लिए कहा। यश ने सोचते हुए कहा, अच्छा, तो मेरे पहला पॉइंट डालने के बाद? चीकू जोर जोर से सिर हिलाने लगा और बोला, हाँ बिल्कुल, वही तो। उसमें शुरुआत में पहले कोई खुशबू नहीं आई थी, लेकिन पहला पॉइंट डालने के बाद उसमें से बहुत अच्छी खुशबू आ रही थी। और फिर जैसे जैसे तुमने और पॉइंट्स डाले, उसमें से आती खुशबू बढ़ती रही। मुझे इस बात पर पूरा विश्वास हो गया था कि फोन के साथ बहुत बड़ी चीज होने वाली है, लेकिन पॉइंट्स डालने के बाद तुम्हें क्या मिलेगा, इसके बारे में मैं कुछ नहीं जानता था। ये बात बोलते बोलते उसकी आवाज नर्म होती गई। बेशक चीकू जानता था कि इस बार तो उसने कुछ गलत किया था। यश ने अपने चेहरे पर कोई भाव नहीं दिखाया। वो कुछ देर तक इसके बारे में सोचता रहा और फिर गुस्से में चेतावनी देते हुए बोला, ये बस पहला और आखिरी बार है। अगर तुमने मेरे से फिर एक बार झूठ बोला या बोलने की कोशिश भी की तो मैं तुम्हें फाड़ कर तुम्हारी सारी रुई बाहर निकालकर फेंक दूंगा। आया समझ में? आ गया ना? चीकू सिर झुकाता रहा और बोला, हाँ हाँ, मुझे आ गया समझ में। भले ही
यश ने चीकू की कही सारी बातों को मान लिया था, लेकिन फिर भी यश ने उस कमीने को माफ नहीं करा था। उसने चीकू को अपना पूरा बेसमेंट पूरे 10 बार साफ करने को बोला, वो भी अपने तकिए वाले शरीर से। चीकू ने भी इस बात पर बहस करने की कोशिश नहीं करी। उसकी जान बच गई थी और वही उसके लिए बड़ी बात थी। एक आज्ञाकारी तकिए की तरह वो पानी से भरी बाल्टी में कूद पड़ा और अपने आप को पूरा भिगोने के बाद अपने शरीर से पूरे फर्श को साफ करने लगा। वैसे भी फर्श पर काफी गंदगी थी। यश ने सोचा कि चीकू को सजा भी मिल जाएगी और फर्श भी साफ हो जाएगा। यश को एहसास हो रहा था कि वो इन चीजों के साथ जरूरत से कुछ ज्यादा ही अच्छा बन रहा था, जिन्हें उसने पॉइंट से जीवन दिया था, और इसी वजह से अब वे उसके सिर पे चढ़ने लगे थे। यश को लगा कि अब तो उसे इस घर में कुछ नियम बनाने ही पड़ेंगे ताकि उन सबको पता रहे कि आखिर इस घर में असली बॉस कौन है। और नियम बनाने से पहले उसका मतलब था कि सिर्फ चीकू के लिए नियम बनाना। टीटू और जूही अभी तक तो उसकी सारी कही हुई बात मानते थे। यश मन में चीकू की खासियत के बारे में सोचता रहा और बाथरूम से बाहर आ गया। चूंकि सिस्टम ने पहले ही शुरुआत में उसे चीकू की खासियत का अंदाजा दे दिया था, इसलिए यश ने ज्यादा नहीं सोचा कि चीकू की असल में कोई और खासियत भी हो सकती है। हालांकि क्योंकि सिस्टम ने खासियत के बारे में साफ साफ नहीं बताया था और चीकू को भी उसके बारे में कुछ नहीं पता था, इसलिए यश को चीकू की खासियत के बारे में खुद ही जानकारी निकालनी थी। यश ने चीकू की अवसर ढूंढने की खासियत को नाम दिया अपॉर्चुनिटी स्निफिंग। उसकी यह खासियत, यह क्षमता सिर्फ एक सीमा के अंदर अंदर ही अवसर को सूंघकर उसका पता लगा सकती थी। ये अवसर कुछ भी हो सकते थे, जैसे कि एकदम से अमीर होने का अवसर, किसी से प्यार में पड़ जाने का अवसर, या फिर ऐसा कोई अवसर जिससे उसका बहुत फायदा हो। इस चीज का किसी भी तरह से अंदाजा नहीं लगाया जा सकता था और उसके पास ऐसी कोई तरकीब भी नहीं थी कि जिससे वो पता लगा सके। अवसर का कितना भी बड़ा होना उससे आती खुशबू के तेज होने से पता चलता था। अगर सीधे तरीके से कहें, जो भी कुछ था वो बस किस्मत के ऊपर था। वो सिर्फ उन्हीं अवसरों और मौकों को पहचान सकता था जिनसे यश को फायदा हो सकता था, लेकिन उसे यह नहीं पता था कि कब और कैसा फायदा हो सकता था। फिर भी खुद को संतुष्टि देने के लिए यश ने सोचा, चलो कम से कम ये कुछ ना होने से तो बेहतर ही है। यश को इन लाइफ इवोल्यूशन से बने जीवों से कोई खास उम्मीद नहीं थी। इन सब ने बिना किसी चीज के इस दुनिया में जन्म लिया था और सिर्फ यही बात उनमें जादुई थी। ये सब सोचते सोचते उसका ध्यान जूही की तरफ गया, जिसमें उसने रिसेंटली पॉइंट सेट किए थे। सिस्टम ने यह बात तो बताई थी कि जूही के पास कुछ खास क्षमताएं हैं, तो सवाल यह था कि जूही की खास क्षमताएं आखिर क्या थी। यश ने अपना नया फोन उठाया और उसे अनलॉक करा। जूही फोन के होम पेज पर कहीं नहीं थी, इसलिए शायद वो खुद के प्राइवेट स्पेस में चली गई थी। यश ने फोन की स्क्रीन पर टैप करा और बोला, जूही। जैसे यश की आवाज थमने लगी, तुरंत ही दाईं तरफ से एक छोटा सा सिर निकल कर आया। उसकी बड़ी बड़ी आंखें यश की ओर देखते हुए बड़ी मासूमियत के साथ झपकने लगी और उस दौरान उसकी क्यूटनेस, उसका प्यारापन बहुत ज्यादा अच्छा लग रहा था। यश सीधा मुद्दे की बात पर आया और बोला, अच्छा जूही, एक बात बताओ, तुम्हारे अंदर कुछ खास क्षमताएं हैं, है ना? क्या तुम्हें पता है कि वो खास क्षमताएं आखिर क्या है? जूही ने अपना सिर फिर अपने हाथों पर टेक लिया और कुछ सोचने लगी। फिर उसने पूछा, खास क्षमताएं? ये देखकर ये तो महसूस हो गया था कि जूही को अपना सिर हाथों पर रखना पसंद है। 10 सेकंड्स होने के बाद जूही के सिर के ऊपर एक चौंकाने वाला एक्सक्लेमेशन मार्क आ गया और एक दिल खुश कर देने वाली बड़ी सी मुस्कान के साथ उसने कहा, अरे हाँ, मैं जानती हूं। जब यश ध्यान से उसकी तरफ देख रहा था तो उसने अपनी आंखें झपकाई और एक मुस्कान के साथ वो बोली, मास्टर यश, मेरी खासियत, मेरी खास क्षमता मेरी अपनी प्राइवेट स्पेस है। यश जानता था कि जूही ने जिस प्राइवेट स्पेस के बारे में बात करी थी वो उसकी 2 मंजिला वाली हवेली थी, जिसको यश ने पहले भी देखा हुआ था। लेकिन फिर भी उसने पूछा, प्राइवेट स्पेस? ये बोलकर यश सोचने लगा कि उस जगह की भी कोई खास क्षमताएं हैं। जूही काफी विश्वास के साथ अपना सिर हिलाने लगी और बोली, हाँ, वही मेरी खास क्षमता है। मेरी जो अपनी प्राइवेट स्पेस है वो असल दुनिया
और फोन की दुनिया के बीच में मौजूद है। यहाँ पर बाहर की असल दुनिया की चीजों को इलेक्ट्रॉनिक सिग्नल्स में बदला जा सकता है और फिर उन्हें फोन के अंदर लाया जा सकता है। और इसके अलावा सारी चीजें जो फोन के अंदर है उन्हें भी असली बनाकर बाहर की दुनिया में लाया जा सकता है। और बेशक मास्टर यश, अगर आप भी चाहें तो एक इलेक्ट्रॉनिक सिग्नल में बदलकर फोन के अंदर यहां पर आ सकते हैं। यह सुनकर यश बेहद हैरान हो गया और उसने जूही से पूछा, तो क्या तुम ये कहना चाहती हो कि मैं तुम्हारी उस छोटी सी हवेली के अंदर आ सकता हूं? जूही ने फिर से हाँ में सिर हिलाते हुए कहा, हाँ, वैसे भी यह जगह बिल्कुल असली है। यश अपने चेहरे पर आती बड़ी सी मुस्कान को संभाल नहीं पा रहा था। उसने जूही से बोला, ओके, ठीक है, मुझे अभी अंदर लाने की कोशिश करो। जूही ने सिर हिलाते हुए कहा, ठीक है मास्टर। और तभी उसके फोन पर एक सूचना आई, क्या तुम प्राइवेट स्पेस में जाना चाहते हो? हाँ या नहीं? कोई बड़ा पागल ही होता जो नहीं क्लिक करता। यश ने बिना सोचे जल्दी से हाँ पर टैप कर दिया। तभी के तभी फोन के अंदर नीले रंग की रोशनी चमकने लगी और उसने यश को ऊपर से नीचे तक पूरा ढक लिया। एकदम से उसे सब कुछ काला काला दिखने लगा, जैसे उसकी आंखों की रोशनी चली गई हो। फिर उसको सब जब दिखने लगा तो उसने देखा कि वो पहले से ही एक कमरे के अंदर था, जो चौड़ाई में 40 स्क्वायर मीटर से भी ज्यादा बड़ा था। पूरा कमरा काफी तरीके से और अच्छे ढंग से सजाया हुआ था। उसमें ज्यादातर जगह ग्रे रंग हो रखा था और उसके ऊपर सफेद रंग से डिजाइन्स बनी हुई थी। जमीन पर लगा गाढ़े ग्रे रंग का पत्थर का फर्श और नए जमाने की पेंटिंग्स उस कमरे को बहुत ही आकर्षक बना रही थी। उस कमरे के फर्श पर एक कारपेट भी था जो बहुत ही अच्छा रूप दे रहा था। वहीं पास में एक सोफा रखा हुआ था और उसके सामने एक 70 इंचेस का बड़ा सा टीवी भी लगा हुआ था। चूंकि यश ने जूही की हवेली को पहले से ही देखा हुआ था तो उसने तुरंत से पहचान लिया था कि वो पहली मंजिल पर सबके बैठने के लिए लिविंग रूम में था। उसको इस बात पर विश्वास नहीं हो रहा था। उसने सोचा, क्या मैं सच में अंदर आ गया? उस जगह के अंदर होने के बावजूद भी जो कुछ भी वो देख रहा था और महसूस कर रहा था, यश को उस पर भरोसा ही नहीं हो रहा था। उसने सोचा, क्या इस चीज का मतलब है कि ये कमरा और ये पूरी हवेली अब मेरी है?